Yes, good morning, student. You are most welcome in my YouTube channel study classes. Student, आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में यूज ऑफ डमी सब्जेक्ट इट का यूज बताऊंगा। डमी सब्जेक्ट का मतलब है स्टूडेंट एक ऐसा सब्जेक्ट जिसका पूरे सेंटेंस में कोई महत्व ना हो, यानी जिसे हम कह सकते हैं महत्वहीन कर्ता। तो जनरली स्टूडेंट हम इट का प्रयोग बेजानदार वस्तुओं के लिए करते हैं। इट का प्रयोग जनरली हम लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स के लिए करते हैं। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, इसलिए इसको डमी सब्जेक्ट कहा जाता है। यानी एक सेंटेंस में इट हैज नो इम्पोर्टेंस, इसका कोई महत्व नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी वाक्य में कोई स्पष्ट कर्ता ना हो, जब किसी वाक्य में कोई स्पष्ट कर्ता ना हो, तो ऐसे वाक्य का अनुवाद हम इट से प्रारंभ करते हैं। अर्थात वाक्य को हम इट से प्रारंभ करके शुरू करेंगे का मतलब है कि हम उस वाक्य में इट का प्रयोग कर्ता के रूप में करते हैं। लेकिन जब हम उस सेंटेंस का हिंदी में अर्थ निकालते हैं तो उसका अर्थ कुछ भी नहीं होता है, उसका अर्थ कुछ नहीं आता है। इसीलिए इसको कहा जाता है डमी सब्जेक्ट, यानी महत्वहीन कर्ता। इसीलिए स्टूडेंट इट के प्रयोग के आपने जनरली जो रूल पढ़े हैं वो ये पढ़ा है कि इसका प्रयोग हम निर्जीव वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। लेकिन स्टूडेंट मैं आप लोगों को आज थोड़ा सा इट का यूज जो है एक विस्तृत रूप में बता रहा हूं कि इट का प्रयोग हम कहां कहां करते हैं। स्टूडेंट जिन वाक्यों में समय मीन्स टाइम, जिन वाक्यों में समय, मौसम का मतलब सीजन, समय, मौसम, वर्षा, दिन, महीना, मेरे कहने का मतलब है जिन वाक्यों में समय, मौसम, वर्षा, दिन, महीना या प्राकृतिक घटना का वर्णन हो। देखिए स्टूडेंट, अगेन एक बार मैं आपको बता दूं, जिन वाक्यों में समय, मौसम, वर्षा, दिन, महीना, प्राकृतिक घटना का वर्णन हो, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम इट से प्रारंभ करके करते हैं। एक चीज और आप गौर से सुन लीजिए मेरी बात को स्टूडेंट, जब किसी वाक्य में किसी बात पर जोर दिया जाए, जब किसी सेंटेंस में हम किसी बात पर जोर देते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करने के लिए भी हम उस वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट सेंटेंस में इट का प्रयोग हम एज अ सब्जेक्ट करते हैं, एक कर्ता के रूप में करते हैं। तो हमेशा सेंटेंस में इट का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट ही किया जाता है, एक कर्ता के रूप में ही किया जाता है। इसलिए जिन वाक्यों में समय, मौसम, वर्षा, दिन, महीना, प्राकृतिक घटना अथवा किसी बात पर जोर दिया जाए तो ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन हमेशा इट से प्रारंभ करके करते हैं, अर्थात सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट इसके मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, आप लोग देखिए। एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि इट का प्रयोग कहां कहां पे हम करते हैं। एग्जाम्पल्स में मैं बता रहा हूं, जैसे आप 4 बजे हैं, अब 4 बजे हैं। स्टूडेंट देखिए इस वाक्य में समय
मैंने बताया जब किसी वाक्य में समय, मौसम, वर्षा, तो इस वाक्य में समय का वर्णन है, लिख देंगे इट इज 4 बजे की, लिखेंगे 4 o'clock, और आपकी लिख देंगे नाउ, इट इज 4 o'clock नाउ। अगर वाक्य में नहीं आता है तो इस वर्ब के बाद नोट लग जाता है। क्या होता है? वर्ब के बाद नोट लग जाता है। जैसे मैं कहूं आज रविवार नहीं है, आज रविवार नहीं है, तो स्टूडेंट इसमें देखें ये नहीं आया है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो लिख देंगे इट इज नॉट संडे, इट इज नॉट संडे टुडे। ये हो गया नेगेटिव। इसी तरह से अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, जैसे लिखें क्या वर्षा हो रही थी, तो देखिए स्टूडेंट क्या लगा है, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा है, इसलिए हमारा सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमने देखा थी पास्ट टेंस में, सबसे पहले लगेगा वॉज, ये हेल्पिंग वर्ब है, या वर्ब समझ लीजिए वॉज इट। सब्जेक्ट के रूप में हमने इट का ही यूज किया, इधर भी सब्जेक्ट के रूप में इट, इधर भी सब्जेक्ट के रूप में इट, और इधर भी सब्जेक्ट के रूप में इट। वॉज इट रेनिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको बता सकता हूं जिन वाक्यों में समय, मौसम, वर्षा, दिन, महीना, प्राकृतिक घटना अथवा किसी बात पर जोर दिया जाए, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इट से प्रारंभ करते हैं, यानी इट का प्रयोग इन सेंटेंसेस में कर्ता के रूप में करते हैं। जैसे मैं किसी बात पे जोर देने के लिए कहूं यह मैं ही था, यह मैं ही था जिसने तुम्हारी मदद की, जिसने तुम्हारी मदद की। तो देखिए स्टूडेंट इस सेंटेंस में यह मैं ही था, यानी इस बात पे जोर दिया गया है, तो लिखेंगे इट वॉज आई, इट वॉज आई, जिसने की रिलेटिव प्रोनाउन हु लगेगा, हु। आपकी इधर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो लिखेंगे हु हेल्प्ड यू, लिखेंगे इट वॉज आई हु हेल्प यू। इसी तरह से स्टूडेंट बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकता हूं यूज ऑफ इट के। जैसे मैं कहूं अब अंधेरा हो रहा है, अब अंधेरा हो रहा है। देखिए स्टूडेंट लिखेंगे इट इज होना की ग्रो, ग्रोइंग हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, रहा है नहीं है। इट इज ग्रोइंग डार्क नाउ। जैसे मैं कहूं अभी तेज हवा चल रही है, तेज हवा चल रही है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट इट इज ब्लो मीन्स हवा का चलना होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ब्लोइंग हार्ड, तेज हवा चलने के लिए हार्ड लगता है। तो स्टूडेंट देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स, मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए। जैसे मैं कहूं रिमझिम, रिमझिम बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश हो रही है,
या हो रही थी कर दूं, ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लिखेंगे इट वाज रिमझिम बारिश होना की स्टूडेंट ड्रिजलिंग, तो हो जाएगा इट वाज ड्रिजलिंग। तो स्टूडेंट ये मैंने आपको बताया है यूज ऑफ इट का प्रयोग हम जिस वाक्य में समय, मौसम, वर्षा, दिन, महीना, प्राकृतिक घटना अथवा किसी बात पे जोर दिया जाता है तो हम ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करते हैं। देखिए इट का प्रयोग करते समय आप देखते हैं स्टूडेंट क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको बजे की अंग्रेजी बनाना है। अगर बजे की अंग्रेजी बनाने के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूं कि अगर आप कुछ मिनट भी दिए हैं तो किस तरह से आप बजे की अंग्रेजी बना पाएंगे, है ना, बजे की अंग्रेजी बनाना। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, इसके कुछ रूल्स हैं स्टूडेंट। पहला तो हमारा है कि हम सबसे पहले ये जानते हैं कि 30 मिनट की अवधि को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाफ, HALF, हाफ कहते हैं। और दूसरा पॉइंट 15 मिनट की अवधि को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, क्वार्टर, इसको हम कहते हैं क्वार्टर। तीसरा पॉइंट स्टूडेंट अगर कम मिनट होते हैं तो उसके लिए कम मिनट के लिए हम TO2 का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, TO2 का। और अधिक मिनट के लिए हम क्या करते हैं, पास्ट का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट अब हम कोई भी अगर सेंटेंस है जिससे हमें बजे की अंग्रेजी बनाना है, अच्छा जैसे बजे की अंग्रेजी को तो आपको पता है पूरे बजने के लिए हम जैसे पूरा बजा है 5 बजे, 10 बजे, 7 बजे, तो पूरे बजने के लिए हम क्या करते हैं, ओ क्लॉक का प्रयोग करते हैं। पूरे बजने के लिए ओ क्लॉक। अब जैसे मैं आपको बताऊं, मैं कहूं जैसे 4:10 हुए हैं या 4:10 हैं, तो स्टूडेंट समय का तो मैंने बताया कि इसका हम जब भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं तो सब्जेक्ट के रूप में इट ही यूज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने इट सब्जेक्ट के रूप में लगाया इज। अब देखिए 4:10 ज्यादा है तो मैंने बताया आधे के लिए हम क्या करते हैं, पास्ट लगाते हैं। अब जितनी मिनट है उतने मिनट लिख देंगे। इट इज 10 मिनट्स पास्ट। अब ज्यादा मिनट है तो पास्ट लगाएंगे। और 4 बजे इट इज 10 मिनट्स पास्ट 4। तो स्टूडेंट ये हो गया ज्यादा के लिए। अगर मैं कम के लिए बात करूं, जैसे मैं कहूं 5 बजने में 20 मिनट कम है, तो देखिए स्टूडेंट कम है यहां पे, तो यहां पे हम क्या करेंगे, 8 इज लिख देंगे 20 मिनट्स। 20 मिनट है तो लिखेंगे 20 मिनट्स। अब यहां पे कम है 2 लगाएंगे, इट इज 20 मिनट्स 2। मैंने बताया कि कम के लिए हम 2 लगाते हैं। इधर देखिए कम मिनट के लिए 2 लगाते हैं, ज्यादा के लिए पास्ट लगाते हैं। तो इट इज 20 मिनट्स to 5। तो ये हो गया स्टूडेंट, मैंने बताया कम मिनट के लिए हम 2 लगाते हैं, ज्यादा मिनट के लिए पास्ट लगाते हैं। जैसे अब आप देखें इसके आगे मैं और भी आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो आप लोग उन एग्जाम्पल्स को गौर से देखिए जरा। जैसे मैं कहूं
5:30 हुए हैं, 5:30 हुए हैं या 5:30 है। तो यहां पे देखें, मैं लिखूंगा इट इज। अब 30 मिनट की अवधि को मैंने बताया कि मैं क्या कहता हूं, हाफ। इट इज हाफ। अब ज्यादा बजे हैं, फिर लिख देंगे पास्ट। इट इज 5:30। ये हो गया आपका पूरे बजने के लिए। मैंने बताया जैसे 7 बजे है, मान लीजिए 7 बजे की हो जाएगी। इट इज 7 o'clock। इट इज 7 o'clock। ये हो गया। अगर मैं कहूं मेरी घड़ी में 7 बजे है तो बनेगा इट इज 7 o'clock बाय माई वॉच। जैसे मैं कहूं 11:15 बजे हैं, 11:15 बजे हैं। देखिए स्टूडेंट, 11:15 का मतलब है 11 बजने में 15 मिनट की देरी है। तो लिखेंगे इट इज क्वार्टर। मैंने बताया था 15 मिनट की अवधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वार्टर। अब देखिए 11 बजने में 15 मिनट कम है, तो कम के लिए हम क्या लगाते हैं, ट्यू। इट इज 11:15। इट इज 11:15। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको पूरे बजने के लिए वो क्लॉक बताया। जब 30 मिनट की अवधि को हाफ कहते हैं, 30 मिनट में जैसे 5:30 तो इसमें ज्यादा मिनट है, पास लगाते हैं। तो मैंने बताया था ज्यादा के लिए पास लगाते हैं और कम के लिए 2 लगाते हैं। मिनट वाला मैंने आपको पहले ही 2 एग्जाम्पल समझा दिए। इस तरह से चाहे कितने भी मिनट दिए हो, हम इस तरह से सेंटेंस को आराम से उसकी ट्रांसलेशन कर लेते हैं और एज अ सब्जेक्ट हमेशा इट का यूज करते हैं। लेकिन इसी सेंटेंस में जब हम इसका हिंदी में अर्थ निकालते हैं तो इसका इट का अर्थ उस सेंटेंस में कुछ नहीं होता है। इसलिए इसको कहा जाता है, ये क्या है, डमी सब्जेक्ट है। क्या है ये, डमी सब्जेक्ट। इसी तरह से स्टूडेंट, मैं आपको यूज ऑफ देयर भी बता रहा हूं। यूज ऑफ देयर, तो यूज ऑफ देयर, देयर को इंट्रोडक्शन कहा जाता है, इंट्रोडक्टरी। यूज ऑफ देयर। तो स्टूडेंट, यूज ऑफ देयर, देयर का प्रयोग कहां होता है मैं आपको बता दूं। देखिए, जब स्टूडेंट किसी वाक्य में कोई स्पष्ट कर्ता ना दिखाई दे, यानी जब किसी वाक्य में कोई हमें पता ही ना चले कि अगर इस वाक्य में कर्ता क्या आया है, जब किसी वाक्य में कोई स्पष्ट कर्ता दिखाई ना दे, तो ऐसे वाक्यों को हम देयर से प्रारंभ करते हैं। अभी तक अधिकांश है आप लोगों ने यही पढ़ाया गया होगा आप लोगों को, लेकिन मैं आज आपको इसकी एक खास पहचान बता रहा हूं। आप लोग इसको केयरफुली देखिए। तो मैं बता रहा हूं यूज ऑफ देयर। इस वाक्य में जो कहा जाता है कि जब किसी वाक्य में कोई स्पष्ट कर्ता ना दिखाई दे, तो ऐसे वाक्य को हम देयर से प्रारंभ करते हैं। लेकिन स्टूडेंट, मैं इसकी एक खास पहचान आपको बता रहा हूं। जब किसी सेंटेंस में वाक्य का कर्ता क्रिया के ठीक पहले आया हो, देखिए मेरी इस बात को आप लोग गौर कीजिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। आपसे कभी मिस्टेक नहीं होगी अगर आप इस बात पे गौर करके देखेंगे। तो मैं बता रहा हूं कि जब किसी वाक्य में जो सब्जेक्ट है, वाक्य का कर्ता है, वो क्रिया के ठीक पहले आया हो, तो ऐसे वाक्य का अनुवाद हमेशा देयर से प्रारंभ करके करते हैं। एज अ सब्जेक्ट उस वाक्य में हम क्या लगाएंगे, देयर लगाएंगे। जैसे मैं कहूं, देखिए, एक बार एक राजा था। एक बार एक राजा था। अगर इस सेंटेंस में अगर गौर करें स्टूडेंट, तो यहां पे कोई स्पष्ट कर्ता नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वाक्य में जो कर्ता है वो राजा, और क्रिया के ठीक पहले क्रिया यहाँ पे था है, और क्रिया के ठीक पहले ये सब्जेक्ट आया है।
तो जब किसी वाक्य का कर्ता क्रिया के ठीक पहले आया हो तो ऐसे वाक्य का अनुवाद आपको करना है शुरू देयर से, यानी सब्जेक्ट के रूप में आपको देयर का प्रयोग करना है। तो एक बार की हम लिखेंगे वंस, वंस के बाद लिख देंगे कॉमा देयर वाज अ किंग, वंस देयर वाज अ किंग। जैसे मैं कहूं कलम में स्याही नहीं है, कलम में स्याही नहीं है। अब देखिए वैसे इसमें अगर मैं देखूं स्टूडेंट नहीं आ गया है, नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट तो स्याही है ना, तो मैं लिखूंगा देयर से ही इसको शुरू करेंगे, देयर इज। देखिए जब किसी सेंटेंस में देयर से शुरू होता है तो उसमें स्टूडेंट नॉट की अपेक्षा नो का प्रयोग ज्यादा बेटर माना जाता है। तो लिखेंगे देयर इज नो इंक इन द पेन। इसी तरह से सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया है, जैसे क्या बर्तन में दूध है, क्या बर्तन में दूध है। तो देखिए स्टूडेंट क्या आया है शुरू में, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, लेकिन जब इसको हम ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले इसमें दूध सब्जेक्ट और ये क्रिया के ठीक पहले आया है। लिखेंगे इज देयर मिल्क इन द पॉट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे मैं कहूं स्टूडेंट मेरी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, मेरी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। अब देखिए यहाँ पे हैं क्रिया है और क्रिया की ठीक पहले विद्यार्थी आया है, तो हम जब इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो देयर से ही प्रारंभ करके करेंगे। लिखेंगे देयर आर 50 विद्यार्थी की लिखेंगे 50 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। तो स्टूडेंट इस बार देयर के प्रयोग में केवल एक बात आपको याद रखनी है कि जब वाक्य में कोई स्पष्ट कर्ता ना हो और वाक्य का कर्ता क्रिया के ठीक पहले आया हो तो ऐसे वाक्य का अनुवाद हम हमेशा देयर से प्रारंभ करके करते हैं। तो स्टूडेंट मैंने आज आपको इट का प्रयोग बताया और इट के साथ देयर का भी प्रयोग बताया। देखिए जिस तरह से इट का प्रयोग है, इट जैसे हम इट वाले वाक्य में अगर हिंदी में अर्थ निकालते हैं तो इट का कुछ भी अर्थ नहीं लगाते हैं, उसी तरह से अगर इस देयर वाले सेंटेंस का भी हम हिंदी में अर्थ निकालते हैं तो इसका अर्थ कुछ नहीं होता है। यानी ये क्या है, देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, जिसे हम कहते हैं इन वाक्यों में सब्जेक्ट के रूप में। ये सब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट का काम करता है, लेकिन हिंदी में अर्थ निकालने पर इसका अर्थ कुछ नहीं होता है। तो स्टूडेंट ये मैंने आपको इट और देयर का प्रयोग समझाया, आप लोगों को निश्चित रूप से ये पसंद आया होगा। स्टूडेंट मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड को शेयर करिए और स्टूडेंट ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।